आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का सामाजिक विज्ञान की तीसरी कक्षा में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं हम डीएलएड 2021 बैच के टारगेट करते हुए 60 नोट्स वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास कैसा है आप सभी लोगों के कमेंट से हमें लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपको एक चीज़ें तैयार हैं तो आपको जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक पर सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी लोग गुमराह हों, आप सभी लोग बेहतर करें, यही हमारी कामना है। ठीक है, तो आइए चलिए इस तीसरे वीडियो में स्वागत करते हैं। और आप सभी लोग इसका पीडीएफ अगर आप लोग मांगते हैं तो आपको टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में। और यह कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को, है ना। 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव की जो कच्ची सड़कें हैं उसे मुख्य सड़क तक जोड़ना था और जो कच्ची सड़कें थी उसे हम पक्की सड़कों में बनाने वाले थे। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, सबसे पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। यह जो है कब से साथ शुरू हुआ? तो 2006 से शुरू हुआ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रारंभ होता है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरुआत होता है। इसका स्लोगन क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। आगे बात करते हैं मित्रों, एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में शुरू की जाती है। अर्थात जैसे बात की जाए तो रामपुर की, तो रामपुर में जो है चाकू है, आगरा का पेठा है। जो चीज़ें जिस जनपद की विख्यात हैं उस जनपद को जो है एक प्रोडक्ट के रूप में नाम दिया गया कि यह जो है इसी, क्योंकि जनपद का छोटे छोटे उद्योगकर्ताओं को, जो उद्योगों को विकास करना था, इस वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में शुरू किया गया। आगे बात करते हैं मित्रों, स्वशासन स्वशासन का अर्थ क्या होता है? अपना शासन। स्वशासन का क्या अर्थ होता है? अपना शासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि गांव में तालाब, सड़क, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप, अस्पताल आदि सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। इन सुविधाओं को जो है पूरा करना स्थानीय स्वशासन का लक्ष्य होता है। और स्थानीय स्वशासन में आप सभी लोग जानते हैं, आपके अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान की भूमिका होती है ना। पंचायत व्यवस्था जो है 3 स्तर पर कार्य करती है, आप सभी लोग जानते हैं। एक नाम लिख लीजिएगा, बलवंत राय मेहता। ठीक है, एक समिति का निर्माण होता है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। इसका निर्माण कब होता है? 1957 में, है ना। इसी समिति ने रिपोर्ट दिया कि जो स्थानीय शासन होना चाहिए वह जो है 3 स्तर पर होना चाहिए, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर, है ना। किसने कहा था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा कहा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? तो न्यूनतम 1000 आबादी का जो गांव होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अगर 1000 आबादी से कम गांव है तो कई पूर्वों जैसे यादव का टोला है और कई टोला है ना, उन पूर्वों को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। अगर 1000 लोग उसमें नहीं रहते हैं तो इस कंडीशन में सदस्य जो होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रधान भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम प्रधान में महिला व अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को कितने % का आरक्षण है? 33% का इसमें आरक्षण दिया गया है ना। ग्राम प्रधान की योग्यता की बात की जाए मित्रों, ग्राम प्रधान की आयु भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, है ना। 25 वर्ष और 30 वर्ष नहीं, 21 वर्ष से अधिक आयु उसकी होनी चाहिए। पागल और दिवालिया न हो, न्यायालय से दंडित न किया गया हो। अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तब भी वह मतलब कि चुनाव में आ सकता है, लेकिन जब उसे सजा हो जाती है तब वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। गांव के सभी वयस्क जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हों वोट देकर ग्राम प्रधान चुनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उप प्रधान का चयन होता है और प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही गांव को चलाता है। आरक्षण के नियमों का पालन जो है हर जगह किया जाता है।
जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं कौन कौन से होते हैं, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। आप सभी लोग जानते हैं प्रधानी का चुनाव भी जो है जनता करती है और उसके जो सदस्य भी होते हैं उसका भी चुनाव करते हैं। अब तो सदस्य का रिवाज खत्म हो गया, सदस्य कोई लड़ता ही नहीं है, लेकिन पहले सदस्य का चुनाव भी लोग लड़ते थे, है ना। ग्राम पंचायत का जो सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है ग्राम स्तर पर, उसे हम जो है वीडियो बोलते हैं। बेसिकली ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की बात की जाए तो मित्रों यह बिल्कुल एक ही लेवल का जो है पद होता है। बात करें ग्राम प्रधान का, सेम ग्राम प्रधान के ही लेवल का कोई व्यक्ति सरकार का जो नुमाइंदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत का 5-6 गांव होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी लगभग सेम होता है। लेखपाल जो होते हैं राजस्व विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं। बेसिक स्वास्थ्य कर्मचारी BHW आप सभी लोग जानते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी जो है पंचायत सचिव होता है। पंचायत सचिव बैठकें कराता है और गांव वालों को सरकारी योजनाएं बताता है। जो सरकारी योजनाएं आएंगी प्रधान से पहले प्रधान को बताएगा, उसके बाद ग्राम पंचायत की जो है मीटिंग लेगा, उसमें जो है गांव वालों को भी बताया जाएगा। नाली, सड़क, खड़ंजा, विद्यालय, देखरेख, ये सभी काम कौन करते हैं, ग्राम पंचायत करता है। आगे बात करते हैं मित्रों क्षेत्र पंचायत की, जिसका मतलब है BDC का भी चुनाव होता है। आपके यहाँ भी BDC का चुनाव हुआ होगा। इसका भी चुनाव जो है आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलकर के पंचायत प्रमुख अर्थात ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य की भी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका भी काम यही होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल बनवाना, पक्की सड़क, अस्पताल, पशु, ये सभी इसके काम होते हैं। छोटी छोटी समितियों का गठन करता है, जैसे क्षेत्र निर्माण समिति, क्षेत्र की जल समिति, क्षेत्र की शिक्षा समिति, क्षेत्र की स्वास्थ्य रक्षा समिति। ऐसी समितियों का गठन जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य करता है। क्षेत्र पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, खाद व बीज केंद्र खुलवाना, ये सभी काम मैंने आपको बता दिए। जो प्रधान के कार्य होते हैं लगभग कार्य इसी के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों जिला पंचायत के बारे में। तो जिला पंचायत क्या होता है, यूपी के हर जिले में जिला पंचायत कार्य करती है। जिले के सभी क्षेत्र जो है पंचायत मिलकर जिला पंचायत बनाती हैं, है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिला पंचायत सदस्य कौन कौन से होते हैं, जिला पंचायत के सभी प्रमुख जो है जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जो प्रमुख नियुक्त होता है जिला पंचायत का, जो अध्यक्ष नियुक्त होता है, जिला पंचायत सदस्य ही होता है, ठीक है। जिले के विधायक सांसद भी जिला पंचायत के सदस्य में ही आते हैं, वह भी चुनाव करते हैं जिला पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष का। सब मिल करके जो है पंचायत अध्यक्ष और पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उम्र 21 वर्ष से कम न हो, आरक्षण का पालन होता है, 3 महीने में एक बैठक जरूरी होता है। किसका, जिला पंचायत सदस्यों का। जिला पंचायत का कार्य क्या क्या होता है, वही कार्य होता है जो पहले जो लोगों का होता है। विकास खंड का काम देखने के लिए जिला पंचायत सदस्य अपने सदस्यों की छोटी छोटी समिति का गठन करते हैं। शिक्षा समिति, सिंचाई समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति, तमाम समितियों का गठन जो है जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। इनकी आमदनी कहाँ कहाँ से आती है, ज़मीनों पर कर लिया जाता है, मेला, दुकान और लाइसेंस लेकर के जो है फीस दिया जाता है। सरकार भी इनको धन देती है, कोई भी कार्य करवाना पड़ता है सरकार के पास जो है डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि ये काम हमें करवाना है, तो राज्य वित्त आयोग की तरफ से इन्हें जो है वित्तीय सुविधा प्रोवाइड की जाती है। आगे लिखा गया है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही जो 73वां संविधान 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है, इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसी वजह से 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आपने देख लिया पंचायत में क्या क्या होता है। अब आप आइए शहरों की तरफ। शहर में क्या क्या होता है, नगरीय स्वशासन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कौन कौन सी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु को लोग अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। 1/3 महिला एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। हमारे प्रदेश में कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है, 125 नगर पालिका परिषद है और 438 नगर पंचायतें हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों नगर पंचायत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है शॉर्ट नोट्स में बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, कुछ बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट में लिखा गया है, तो शॉर्ट नोट्स बनाया गया इस वजह से लिखा गया है।
आबादी जो है 5,000 से अधिक नहीं होनी, मतलब 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। नगर के छोटे छोटे भाग जो है वार्ड कहलाते हैं। नगर पंचायत में जो है 10 से 24 वार्ड होता है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य का चयन होता है जो कि जनता के ही वोट से चुने जाते हैं। और जनता ये जो सदस्य होते हैं इनका भी मतलब एक चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव, और जो अध्यक्ष होते हैं वह भी सीधे जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक अधिकारी होता है सरकार की तरफ से, जिसे अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वार्ड मेंबर जो होते हैं उनका भी चुनाव मतलब कि जनता ही करती है, और अध्यक्ष का भी चुनाव जो है जनता ही करती है, जिसे चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद की आबादी जो है 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए। वार्डों की संख्या 25 से 55 होनी चाहिए। प्रत्येक वार्ड का सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है, जिसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ अधिशासी अधिकारी होता है, यहाँ कौन सा अधिकारी होगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी। नगर निगम जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें मेयर का चुनाव होता है, इसकी जो आबादी होती है 5 लाख से अधिक होती है। वार्डों की संख्या की बात की जाए 60 से 110 होती है, जिसे पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। महापौर का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा ही होती है। इसके अधिकारी को नगर आयुक्त कहा जाता है। ठीक है। कार्य जो है वही सेम कार्य है जो मैंने ऊपर कार्य बताया है। अमृत मिशन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अमृत मिशन क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह जो है 2015 में प्रारंभ किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिशन के कार्य क्या क्या हैं? जलापूर्ति करना, सीवेज का निर्माण करना, हरित क्षेत्र एवं पार्क का स्वच्छ रखना, शहरी यातायात एवं क्षमता का विकास करना। तमाम सारे कार्य जो है जो शहर में चलाए जाते हैं उनकी जो है मिशन का अमृत मिशन का कार्य था। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है उसे जिलाधिकारी बोलते हैं। प्रदेश का विकास जिले अच्छे प्रशासन पर ही निर्भर करता है। जिलाधिकारी को जो है डीएम बोलते हैं। जब यह मजिस्ट्रेट का काम करता है तो यह डीएम होता है। जब यह रेवेन्यू अर्थात राजस्व विभाग का कार्य करता है तो यह कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर का मतलब संग्राहक। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। ये सभी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। इसके कार्य कौन से होते हैं? तो सभी विभागों के अधिकारी के साथ बैठक करता है। जिले के शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो जो है डीएम पर ही होता है। नागरिक सुविधा, सभी को विकास के समान अवसर देना, ये सभी कार्य इसके ही होते हैं। ठीक है, पूरे जिले में कहीं भी किसी भी विभाग में किसी भी समय यह जो है आवश्यक निरीक्षण कर सकता है। आगे बात करते हैं जिला न्यायाधीश। विवादों पर फैसला और न्याय देता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य अधिकारी होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसे BSA बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करता है। और अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, जिसे हम DIOS बोलते हैं। मुख्य विकास अधिकारी की बात करें मित्रों, जिसे हम CDO बोलते हैं, यह जिले की विकास की कार्य योजना बनाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात करें जिसे हम CMO बोलते हैं, यह जो है परिवार कल्याण, टीकाकरण और तमाम सारी जो है स्वास्थ्य से संबंधित कार्य जो है यही करता है। यातायात सुरक्षा भी आपके सिलेबस में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें आसान है, केवल मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया तो आपको दे दिया है। यातायात नियम के कानून बनाए गए हैं। आप सही से नहीं चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, बस आपकी मृत्यु हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मृत्यु हो सकती है। ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस होती हैं। यातायात के चिन्ह होते हैं। सड़क पर ब्रेकर होता है, स्ट्रीट लाइट होती है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है। मोटर व्हीकल एक्ट होता है। और मोटर व्हीकल एक्ट 134 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुए उसे अस्पताल तक ले जाया जाए। अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति का दुर्घटना कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, गलती से हो जाता है, तो आपका दायित्व तो है मोटर व्हीकल एक्ट 134 यह आपको बताता है कि आप जो है जिसका भी एक्सीडेंट करते हैं उसे अस्पताल तक जरूर पहुँचाएँ। लेकिन होता नहीं है, पुलिस के डर से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। पैदल के नियम एवं सावधानियाँ आप सभी लोग जानते हैं। बाएं तरफ से चलना चाहिए। वाहन चालक के लिए नियम और सावधानियाँ क्या क्या हैं वो सभी आप चीज़ जानते हैं। अगर आपसे कहा जाए किस ओर से चलना चाहिए तो बाएं तरफ से चलना चाहिए। ओवरटेकिंग किस तरफ से करना चाहिए? दाहिनी तरफ से करना चाहिए। ये सभी चीज़ें जैसे ये चिन्ह लगाया गया है तो अंदर आना मना है। क्या है? अंदर आना मना है। वाहन न खड़ा करें, नो पार्किंग का चिन्ह है। दाएँ तरफ मुड़े, इस ऐसा चिन्ह है। बाएँ तरफ मुड़े, ऐसा चिन्ह है। सकरा पुल, ऐसा चिन्ह है।
सकरी सड़क ऐसा चिन्ह है। तमाम सारे जो है आप रोड पर चलते होंगे तो आपको तमाम यातायात चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह रेल यातायात के भी नियम हैं। टिकट लेना चाहिए, चलती ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए, रेल फाटक बंद होने पर क्रॉस नहीं करना चाहिए, डिब्बे के छत पर नहीं बैठना चाहिए, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, सभी चीज़ें जानते हैं, कुछ विशेष नहीं है क्योंकि आप समझदार हैं। मित्रों थोड़ी सी चीज़ें मैंने अर्थशास्त्र पे दिया है तो आप इसे भी देख लीजिए। मित्रों अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? तो धन के विज्ञान को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा है क्या है? मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिन्हें वे अपनी असीमित इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करता है। आपके पास सीमित जो है साधन होते हैं लेकिन आपकी इच्छाएं जो हैं असीमित होती हैं। सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को प्राप्त करना वो हम कैसे सीखते हैं? तो मैनेजमेंट के तहत सीखते हैं। वही मैनेजमेंट अर्थशास्त्र कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। इसका अर्थ है एक अर्थ है क्विक्स, एक अर्थ है न्यूमेरियन। ठीक है, क्या लिखा गया? न्यूमेरियन। क्विक्स का मतलब है घरेलू, इसका अर्थ है प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन जो होता है वही होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। इनकी पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई, जो कि अर्थशास्त्र की मेन बुक कहलाती है। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात धन के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है सामूहिक रूप से अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री के बारे में बात करें तो एडम स्मिथ ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वह क्या है? धन का विज्ञान है। मार्शल साहब ने कहा जो अर्थशास्त्र है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है दुर्बलता को बताता है। सैमुअलसन ने बताया कि अर्थशास्त्र जो है विकास का विज्ञान है। आपसे क्वेश्चन यही 2 किया जाता है, एडम स्मिथ से और मार्शल से, है ना। एडम स्मिथ ने क्या बताया? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और मार्शल साहब ने बताया कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब है जहाँ पे थोड़े बहुत ही कम लोगों तक जो है हमें मैनेजमेंट रखना होता है, उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्ति, परिवार या फर्म, उद्योग तक ही रखना पड़े उसे व्यष्टि कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था चलती है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। कुल राष्ट्रीय आय, कुल पूर्ति, कुल विनियोग, रोजगार के बारे में बात होती है तो होती है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। भारत में तंबाकू उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होती है भारत देश में, और इसके भारत देश में जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व में जनक की बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नॉर्मन बोरलॉग। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी, आप इसे जानते हैं। आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, मोदी जी ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया। बुल एंड बियर शेयर बाजार से संबंधित हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। ठीक है, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो चरण सिंह जो है इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया के लेखक हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात की जाए मित्रों, राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसे ह्रास से घटा करके विदेशी लाभ जोड़ करके निकाला जाता है। जितना हमारा घाटा हुआ है हम उसे निकाल देते हैं, जो हम विदेशी लाभ पाए हैं उसे हम जोड़ देते हैं, इससे राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब इसके बारे में हम भी पूरा तरीके से नहीं जानते क्योंकि अर्थशास्त्र मेरा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है। एनएनपी क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को एनएनपी बोलते हैं। ठीक है, इस मेरा उद्देश्य केवल यही है, आप सभी लोग कम से कम अपने पूरे चैप्टर को कवर अप एक बार कर लीजिए। किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की आय को उसके संपूर्ण जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जीवन स्तर, तुलना, मुद्रास्फीति, बचत,
ये सभी चीज़ें प्रति व्यक्ति आय का ही होती है। उदाहरण सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है जीडीपी। किसी देश की सीमा के भीतर निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का सूत्र क्या होता है, निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, क्या होता है, सब जीडीपी का फॉर्मूला। अर्थात सब कुछ आप जोड़ दीजिए, क्या होता है, जीडीपी होती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरे के पूरे आपके 60 नोट्स के माध्यम से सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को समाप्त कर दिया हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे क्या इसमें से ही सभी क्वेश्चन आ जाएंगे? मैं यह दावा कभी नहीं करूँगा कि इसमें से ही सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको मैं हमेशा कहूँगा आप लोग बुक पर फोकस करिए। ऑनलाइन ज़्यादातर समय व्यतीत करने से बेहतर बुक रहेगा। अगर आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं तो हमारे 60 नोट्स को आप माध्यम बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना, मेहनत और तन्मयता, ईमानदारी आपको अपने स्वयं से करनी है। ठीक है, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब जो है आगे हम आपको संस्कृत सब्जेक्ट देने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी परीक्षा तक 8 के 8 सब्जेक्ट का 60 नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग परीक्षा के बाद बताएंगे 60 नोट्स से आपको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।